चलिए गाइस शुरू करते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके फेल होने के बावजूद भी इस एक्सपेरिमेंट को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1905 में। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो फेल हो जाता है और इस एक्सपेरिमेंट को फेल होता हुआ देख आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ, इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन की क्या कहती है। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट का एम था टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईथर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ईथर क्या है, ईथर के बारे में बताइए थोड़ा। दोस्तों, ये तब की बात है जब लाइट को वेव नेचर माना जाता था। वेव नेचर के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको हाइगेंस ने किया था और हाइगेंस ने कहा कि लाइट जो है वो वेव नेचर को शो करती है। बट प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि वेव को तो ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। ये किस प्रकार एक्सप्लेन किया गया, जिस प्रकार से हमें पता है कि कोई भी साउंड है और साउंड भी वेव है और साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। वो मीडियम अलग बात है, एयर मीडियम हो तो ठीक इसी प्रकार से जो आपका लाइट है वो वेव नेचर को शो कर रहा है, तो इसको भी चलने के लिए प्रोपागेट करने के लिए मीडियम चाहिए। और बाद में जो है जो हाइगेंस ने जब अपनी वेव थ्योरी दिया, उसके बाद जो है मैक्सवेल ने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन दिया। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। अब इनका ये इक्वेशन क्या कहता था, इनका इक्वेशन ये कहा कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उन्होंने लाइट की स्पीड को कैलकुलेट किया एक रिलेशन देकर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का 1/√μ0 और ये था c, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि भाई साहब ये स्पीड किसके रिलेटिव लिया जाए। मतलब जिस प्रकार हम कहते हैं कि साउंड की जो स्पीड है वो एयर मीडियम के रिलेटिव में ली जाती है कि साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड है। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई लाइट की स्पीड किसके रिलेटिव ली जाए। तो उस समय 19वीं सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में ये मान लिया गया कि जो लाइट है उस समय 19वीं सेंचुरी में ये मान लिया गया कि लाइट को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम चाहिए और उस मीडियम का नाम था ईथर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईथर, उस मीडियम का नाम था। और ये मीडियम जो है माना गया, उस समय एक कॉन्सेप्ट बता दिया गया कि ये पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है, हर बॉडी को पेनिट्रेट कर रहा है और सभी जगह है। अब ईथर की इस कॉन्सेप्ट को बता तो दिया गया था उस समय, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं की गई, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया इससे रिलेटेड कि भाई ईथर है वास्तव में या ईथर नहीं है। तो इसके एक्सपेरिमेंट को बाद में माइकलसन और मोरले नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया। ये एक्सपेरिमेंट 1887 में माइकलसन और मोरले नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया और इनको इसी एक्सपेरिमेंट की बदौलत नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया 1905 में। ये अमेरिका के ऐसे साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चलिए, इनका एक्सपेरिमेंट किस बेस पे आधारित है मैंने आपको बता भी दिया कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था। इनको क्या करना था, डिटेक्ट करना था स्पीड ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईथर। अब चलिए दोस्तों, आपको पहले इस एक्सपेरिमेंट पहुंचने के लिए कुछ कहानियां बता देता हूं, उसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है रिलेटिव वेलोसिटी। दोस्तों, वेलोसिटी जो है रिलेटिव होती है, ये कॉन्सेप्ट किसने कहा था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ने कहा था कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है रिलेटिव होती है। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि मान लेते हैं अपना अर्थ है, तो अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, ये अर्थ मूव कर रहा है मान लेते हैं v वेलोसिटी से इधर। और दोस्तों, एक समय अर्थ इधर भी आएगा और इधर भी उसकी वेलोसिटी किधर होगी v।
अब मान लेते हैं कि, और हमने आपको उससे पहले भी कहा है कि जो ईथर है वो चारों तरफ है, पूरे यूनिवर्स में रेस्ट में है। मानते हैं ईथर क्या है, एब्सोल्यूट रेस्ट में है और पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, या हमारे जो साइंटिस्ट है माइकलसन मोरले साहब, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ईथर मतलब अर्थ पे किया होगा, और अर्थ पे किया गया होगा तो उन्होंने लाइट बीम को लिया था। तो अब वहाँ पर लाइट बीम की जो वेलोसिटी लिया था उन्होंने, वो सी कंसीडर किया था। अब भाई आप बताइए कि अगर हम मोशन ऑफ अर्थ के डायरेक्शन में वेलोसिटी को सी कंसीडर करें लाइट की, एंड अर्थ की वेलोसिटी को भी कंसीडर करें जो कि 30 किलोमीटर पर सेकंड होता है, लेकिन हम यहाँ पर डिटेक्शन कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, अगर हम भी एज्यूम करें तो बताइए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, मतलब लाइट की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। अब ये बताइए, लाइट की वेलोसिटी यहाँ पर एब्सोल्यूट ईथर के फ्रेम में लाइट की वेलोसिटी, अगर रिलेटिव वेलोसिटी पूछा जाए तो आप बताओगे भाई साहब क्या होगा, सी माइनस भी लाइट की रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ऐसा क्यों होगा कि भाई देखिए, ये अर्थ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आपकी जो लाइट है वो भी सी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। तो इस कारण जो है रिलेटिव वेलोसिटी जो है, बाकी अकॉर्डिंग टू द गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सी माइनस वी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। उनका गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या था, यू डैश इक्वल टू यू माइनस वी। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, परेशान मत होंगे। अब अगर आप बताइए कि मान लेते हैं अगर अर्थ यहाँ पर हो, तो अब यहाँ पर अर्थ रोटेट करेगा, मतलब यहाँ पर अर्थ का रेवोल्यूशन, अभी अर्थ इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी से, और लाइट को हम इधर में कंसिडर कर रहे हैं, लाइट इधर जा रहा है। तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी ली जाएगी वो आप ही बताइए मुझे क्या होगा। एक बॉडी इधर मूव कर रही है, दूसरी बॉडी मतलब जस्ट अपोजिट मूव कर रही है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो सी और वी का एडिशन हो जाएगा, यानी सी प्लस वी हो जाएगा। अब यही आपको बहुत याद रखना है, ठीक है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मोशन, पृथ्वी की गति की दिशा में सी माइनस बी, और पृथ्वी की गति की विपरीत दिशा में क्या होगी, सी प्लस बी होगी। तो दोस्तों माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का ये सेटअप है। यहाँ पर उन्होंने दो मिरर को यूज किया था, M1 एंड M2, जो कि दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये सेमी सिल्वर्ड, लिख लीजिएगा, सेमी सिल्वर्ड प्लेन ग्लास प्लेट, मतलब ग्लास प्लेट है जो कि सेमी सिल्वर्ड है। तो ये बात याद रखिएगा। और ये सोर्स है जिससे मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम गिरेगी, तो ये चूँकि सेमी सिल्वर्ड है तो कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है दोस्तों, कुछ पार्ट खिसक जाएगा इधर, और कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिट हो जाएगा किधर भाई साहब, इधर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये वापस से इस मिरर से टकराएगा और रिफ्लेक्ट बैक होगा, यहाँ भी वही कहानी होगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये देखिए, दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा ये क्या होगा, ट्रांसमिट हो रहा है, तो थोड़ा सा तिरछा कर दीजिएगा। तो इस अब ये वापस भी लौट रहे हैं लाइट रे, ये भी लाइट रे वापस लौट रहा है, ये भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट रहा है। तो इस पॉइंट पर टेलीस्कोप को आप देखना है, यहाँ लगा देना है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के माध्यम से हम इंटरफ्रेंस पैटर्न को देखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ टेलीस्कोप, यस टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, समझ लीजिएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हुआ यूँ, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ चूँकि ये इस फ्रेम में रखा हुआ है, अर्थ के फ्रेम में रखा हुआ है, और अर्थ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अगर इस डायरेक्शन में अगर हमें करना क्या जानते हैं, हम इस लाइट का क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आने में कितना समय लग रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक वापस आने में कितना समय लग रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे, और देखेंगे क्या दोनों टाइम सेम है। ये तो कन्फर्म है कि दोनों टाइम सेम नहीं रहेगा, दोनों टाइम में डिफरेंस रहेगा, और उसी टाइम डिफरेंस को हम निकाल लेंगे। और उसी टाइम डिफरेंस के कारण क्या होगा, उस टाइम डिफरेंस के कारण जो है आपको क्या करना पड़ेगा, देखने को मिलेगा पाथ डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वही पाथ डिफरेंस क्या करेगा, इंटरफ्रेंस क्रिएट करता है। हमें पता है ना कि अगर दो वेव एक साथ चल रही है और दोनों वेव में अगर पाथ का डिफरेंस है तो वो इंटरफ्रेंस पैटर्न को दिखाती हैं। तो इंटरफ्रेंस पैटर्न को हम इस टेलीस्कोप के दो वेव, यहाँ इधर वाला भी वेव आएगा, इधर वाला भी वेव आएगा, दोनों वेव को क्या करेंगे, हम टेलीस्कोप के माध्यम से देखेंगे। तो जल्दी से करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो लाइट की रिलेटिव वेलोसिटी होगी यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो क्या होगी, सी माइनस बी अकॉर्डिंग टू ना गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और लौटने पे क्या हो जाएगी, सी प्लस वी। इसका मैंने कारण बता दिया है, क्योंकि हमें पता है कि लाइट की बीम इधर जा रही है सी वेलोसिटी से, और साथ में जो आपका ये पूरा सिस्टम है वो अर्थ के फ्रेम पे रखा हुआ, और अर्थ भी इधर मूव कर रहा है।
तो इसलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी यहाँ से यहाँ तक जाने में उस लाइट की कितनी होगी, c माइनस वी विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट ईथर, यानी ईथर के फ्रेम में। अच्छा, अब ये लाइट बीम जो है इस मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है। अब भाई रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो लाइट बीम की इधर से वेलोसिटी कितनी है, c, और इधर की वेलोसिटी जो पूरा सिस्टम है वो आपका भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो दोनों को ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर c प्लस भी निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसको हम यहाँ पर l कंसिडर कर ले रहे हैं, और यही लंबाई यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई है उसको भी मैं l कंसिडर कर ले रहा हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमारा जो सिस्टम है, हमारा वो वर्किंग है कि हम सबसे पहले यहाँ से जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक लौटने में समय कितना लग रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने में और आने में कितना समय लग रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे, और देखेंगे कि टाइम, दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, और उन्हीं टाइम के डिफरेंस के कारण क्या होगा, आपको इंटरफ्रेंस टेलीस्कोप में देखने को मिलेगा। और उस जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है उसको हम देखेंगे बाद में। इस सिस्टम को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इस सिस्टम को कितना रोटेट करने वाले हैं, लगभग रोटेट करेंगे इस सिस्टम को 90 डिग्री रोटेट करेंगे। और जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर हम फ्रिंज को देखेंगे, इंटरफ्रेंस फ्रिंज है, देखते हैं कि वो शिफ्ट होगा। अगर उसमें शिफ्ट हो रहा है तो हमारा समझ लीजिए सब एक्सपेरिमेंट सब सही चल रहा है। चलिए अभी फिर आगे बढ़ते हैं तो समझ में आपको ज़्यादा आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम टाइम निकालते हैं, समय निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में और आने में। तो T1 को मान लेते हैं जाने और आने में, तो दूरी बट्टे चाल होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी L और चाल है C माइनस, इधर से इधर जाने में C माइनस V, ठीक है। और प्लस लौटने में कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में L और चाल जो है वो C प्लस V। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अच्छी तरीके से सॉल्व करें, तो T1 इक्वल टू आ जाएगा, गुणा करिए तो LC प्लस LV और प्लस LC माइनस LV अपान C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, LV से LV कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2LC और डिवाइड बाई C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो यहाँ से आप 2LC अपान C स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस V स्क्वायर अपान C स्क्वायर। तो गाइस जब आगे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से एक से C कट जाएगा तो ये आएगा 2L अपान C और 1 माइनस V स्क्वायर अपान C स्क्वायर। तो अगर हम इसको ऊपर कर दें चाहे तो देखिए क्या होगा, सिस्टम क्या है दोस्तों, दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया। 2L अपान C और इंटू 1 माइनस V स्क्वायर अपान C स्क्वायर के पावर माइनस 1। अब यहाँ पर हम बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन करेंगे तो हमें पता है 1 माइनस x के पावर n का एक्सपेंशन 1 प्लस nx होता है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो ये 2L अपान C और ये हो जाएगा 1 प्लस V स्क्वायर अपान C स्क्वायर, मतलब अनदर भी टर्म आएंगे लेकिन वो नेगलेक्ट कर लिए जाएंगे क्योंकि बहुत छोटी है क्वांटिटी होगी, जिस कारण हम उसके हायर टर्म को छोड़ देंगे, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिला, ये है टाइम T1 जो निकल के आया है। टाइम T1 कितना निकल के आया, 2L अपान C ब्रैकेट में 1 प्लस V स्क्वायर अपान C स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो लाइट है वो बीम यहाँ से यहाँ भी जा रही है और यहाँ से यहाँ लौटने में कितना समय लग रहा है, तो इसको भी कैलकुलेट करना हमारे लिए काफ़ी आवश्यक हो चुका है। तो चलिए गाइस अब देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड बीम था, यानी जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ था, गाइस यहाँ देखिएगा ध्यान से, जो यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई थी और यहाँ पर मतलब M2 मिरर पे टकराई थी और रिफ्लेक्ट बैक फिर यहाँ पर भी हुआ। तो हम देखते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक इस लाइट बीम को जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये क्या है, आपका सेमी सिल्वर प्लेन ग्लास प्लेट है। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ पर फिगर आप दो बनाए हुए हैं, यहाँ दो सेमी सिल्वर प्लेन ग्लास प्लेट है। देखिए यहाँ पर क्या है कि चूँकि हमारा जो अर्थ है वो भी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा था, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जब एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो अब ये सेटअप जो है ये भी तो आगे मूव कर जाएगा। जैसे अभी हमने वहाँ पर रिलेटिव स्पीड लिया तो C माइनस V C प्लस V कहा, लेकिन जब लाइट बीम को हम ऊपर ले रहे हैं, भाई हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये प्लेन
सेमी सिल्वर प्लेन ग्लास प्लेट था और यहाँ से लाइट बीम जो है रिफ्लेक्ट बैक हुई थी और वापस फिर आई थी। तो अब यहाँ पर हमें ये भी कंसंट्रेशन करना है कि ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये जो आपका प्लेन ग्लास प्लेट है वो यहाँ पहुँच जाएगा कुछ समय बाद, कुछ टाइम बीतने के बाद। और ये जो मिरर अभी यहाँ पर आप रिफ्लेक्ट हो रहा है वो लाइट रे, वास्तविकता ये है कि वो लाइट रे रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी कि वो मिरर अब यहाँ पहुँचा रहेगा, यानी कहीं ना कहीं ये लाइट रे तिरछी हो जाएगी, तिरछी जाके पड़ेगी इस मिरर पर, अगर ध्यान से देखा जाए। क्योंकि भाई लाइट भी तो अर्थ भी अपना तो मूव कर रहा है और अर्थ के फ्रेम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं ये मिरर भी तो आगे मूव कर जाएगा और लाइट को इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको तिरछा जाकर इस पर टकराना पड़ेगा, जिस कारण क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर। और रिफ्लेक्शन होगा तो हम जानते हैं लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, c होती है, और अर्थ की वेलोसिटी v है। तो हमें यही तो चाहिए, हमें परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन हम देखना चाह रहे हैं ना, हमें भाई यही तो चाहिए, ये वाला फाइंड करना है। तो इसलिए हम इस वाले वेलोसिटी को निकालने के लिए, ये है आपका v, है आपका c है, तो ये √c² माइनस v² हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, समझ ही रहिएगा कि ये ऐसा क्यों होता है कि हमारा अर्थ जो है वो भी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से अब टाइम हम t2 निकाल लेते हैं कि मतलब जाने में यहाँ से यहाँ तक इस मिरर M1 तक जाने में और आने में कितना समय लग रहा है, तो वो हो जाएगा t2। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए जाने में भाई चूँकि हमारा माना है कि क्या है, लंबाई l मान लिया है, हमने कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ समय बराबर क्या होगा, 2/4, तो L/√c² माइनस v², जो जाने में समय है वही लौटने में, यानी L/c² माइनस v²। और यहाँ से कितना कैलकुलेशन आएगा, 2L/√c² माइनस v²। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, 2L/ यहाँ से क्या कर सकते हैं, c² को बाहर कर सकते हैं, मतलब c को बाहर करेंगे, c² जब बाहर होगा तो यहाँ से रूट से निकलेगा तो c आ जाएगा। तो ये आएगा 1 माइनस v²/c² की पावर ½ और इसको ऊपर कर देंगे तो 2L/c ब्रैकेट में 1 माइनस v²/c² की पावर -1/2 के ऊपर जा रहा है। तो गाइस जब यहाँ पर ध्यान देखिए बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो 2L/c ब्रैकेट में 1, देखिए 1 माइनस x की पावर का फॉर्मूला लेगा तो 1 प्लस nx यानी कि 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, हाँ हम दो ही टर्म लेंगे, तीसरे टर्म पे नहीं जाएंगे क्योंकि तीसरे टर्म में जो है वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि पावर को कंसिडर ज़्यादा करेंगे, हाइयर पावर कंसिडर हो जाएगा तो उस केस में वैल्यू शॉर्ट हो जाती है। तो दो ही पावर लेंगे, यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा 1/2 से, तो 1/2 v²/c²। बहुत बढ़िया, तो ये कैलकुलेशन निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि आगे करना पड़ेगा, टाइम डिफरेंस निकालना है, टाइम डिफरेंस निकालना है। और किसका डिफरेंस निकालना है, ट्रांसमिटेड रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब जो रेज रिफ्लेक्ट हुई थी, जो मैंने अभी जल्दी कैलकुलेट किया है, उनके बीच में टाइम डिफरेंस क्या है, ये रिफ्लेक्टेड वाला रेज था और ट्रांसमिटेड जो रेज था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम डिफरेंस निकालते हैं, डेल्टा टी जो कैलकुलेट करेंगे तो वो सही हो जाएगा भाई साहब t2 माइनस t1। तो अगर हम यहाँ से t2 माइनस t1 कैलकुलेशन करें तो आपको t2 का वैल्यू इधर से पता है, आपको दिखा देता हूँ। t2 को आप कहीं लिख लीजिए, ये t1 है, सॉरी t1 यहाँ से कैलकुलेशन है और t2 का कैलकुलेशन आपने इसको लिख लिया, बिल्कुल बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से क्या है, t2 कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आपको देखने को मिलेगा, ध्यान समझिएगा, L/c ब्रैकेट में v²/c², बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐसा आपको आएगा कैलकुलेशन घटाने पर, घटाया ही गया है t2 घटाया गया t1 पे से, ठीक है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये आपको देखने को मिला टाइम डिफरेंस। अब क्या करेंगे, जो पूरा ये सिस्टम नहीं है, यानी कि जो यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने नहीं किया, माइकलसन ने किया था, तो अब इस सिस्टम क्या करेंगे, ये जो मिरर नहीं है M1 एंड M2, अब इसको 90 डिग्री ऐसे घुमा देंगे, 90 डिग्री, यानी कि कुछ क्या होगा, इसको जब 90 अंश रोटेट करेंगे तब देखते हैं कहानी क्या होगा। मतलब ये वाला मिरर को पहुंचाना है यहाँ पर, ये वाले मिरर को पहुंचाना है यहाँ पर, सोर्स यहाँ पर हो जाए, मतलब 90 डिग्री रोटेशन करना है। तो 90 डिग्री रोटेशन के बाद आप फिर से कैलकुलेट करोगे, टाइम को कैलकुलेट करोगे, t1 को एंड t2 को, वापस से टाइम डिफरेंस निकालोगे। तो जब ऐसा निकाला गया, अब ज़्यादा इसमें हम अंदर नहीं जाएंगे, जब ऐसा कैलकुलेशन किया गया, एंड लिख देता हूँ, आफ्टर रोटेटेड 90 डिग्री, 90 अंश रोटेशन के बाद क्या होगा, सो दैट मिरर एक्सचेंज देयर पोजीशन,
दियर पोजीशन। और भाई साहब जब मिरर अपने पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे तो गाइज 90 डिग्री रोटेशन के बाद हम देखते हैं कि जो टाइम का डिफरेंस निकल के आता है वो डेल्टा टी डैश मैंने कंसिडर कर लिया। ये टाइम डिफरेंस जब मिरर को मैंने 90 डिग्री एक्सचेंज नहीं किया था तो डेल्टा टी की वैल्यू इतनी थी, और एक्सचेंज करने के बाद भी वही वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि मिरर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है कि बस ये क्या होगा, यहाँ पर साइन निगेटिव है। अब भाई यहाँ वाला मिरर, ये वाला मिरर ऐसे हो जा रहा है 90 डिग्री रोटेशन के बाद, और ये वाला मिरर ऐसे हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो मिरर था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका काम करेगा, ये मिरर यहाँ ये वाला। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पोजीशन एक्सचेंज होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ निगेटिव साइन का इस्तेमाल यहाँ मैंने कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम उसका टाइम डिफरेंस निकालेंगे, मतलब 90 डिग्री रोटेशन के बाद हम फिर से वापस से टाइम डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा टी और माइनस डेल्टा टी डैश। और हम ये चेक करना चाहेंगे कि भाई साहब ये वैल्यू कितनी आती है, ये टाइम डिफरेंस कितना आता है। अगर टाइम डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप ही बताइए मुझे कि अगर 90 डिग्री रोटेशन के बाद हम बाद में फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखते हैं कि टाइम डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो इसी टाइम डिफरेंस के कारण जो है पाथ डिफरेंस होगा, और वो पाथ डिफरेंस क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल आपके पास c है लाइट की और समय ये है, मतलब यही तो समय का अंतर आ रहा है। भाई मैंने एक्सचेंज नहीं किया था तब समय ये था, डेल्टा टी था, और जब मैंने एक्सचेंज कर दिया तो डेल्टा टी डैश हो गया। अब हम यही तो जब निगेटिव करेंगे तो यही तो समय टाइम आएगा, टाइम डिफरेंस आएगा, और इसी टाइम डिफरेंस के कारण क्या आ रहा है, पाथ डिफरेंस आएगा। और उस पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होगी दोस्तों, मैं यहाँ पर एग्जैक्टली लिख दे रहा हूँ, वो टाइम डिफरेंस होगा डेल्टा टी, मतलब डेल्टा इक्वल टू मैं मान लेता हूँ डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी डैश इंटू क्या हो जाएगा इस सी हो जाएगा, लाइट की स्पीड। तो ये दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा। डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी डैश की वैल्यू मैंने निकाल लिया है। अब 2l अपॉन स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा वहाँ 2l अपॉन वी सी अपॉन इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यहाँ से साथ में लाइट की स्पीड से सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2l इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोस्तों ये है पाथ डिफरेंस, और इसी पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस होगा। अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वो फेज डिफरेंस क्या है, इक्वल टू 2π/λ इंटू ये है आपका पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस कितना है, 2l इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चलिए निकालते हैं फ्रिंज शिफ्ट, मतलब फ्रिंज में कितना शिफ्ट होगा। इसमें काम का क्या करना है, आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। इस फेज डिफरेंस के कारण क्या होगा, फ्रिंजें शिफ्ट होंगी। अब फ्रिंजें शिफ्ट कैसे होती हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि एक ये ऐसे आपको ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, ये मान लेते हैं, चलिए मैं इसको ऐसे कलर कर दे रहा हूँ, सा रंग दे रहा हूँ। तो ये समझ लीजिएगा डार्क मान लीजिए, और इस वाले को जो बीच वाला है उसको ब्राइट मान लीजिए। तो गाइज यहाँ पर क्या होता है, इसमें स्पेशल टाइप के विशेष प्रकार के क्रॉस वायर होते हैं। तो जैसे जैसे क्या होगा, अब इस फ्रिंज शिफ्ट को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे भाई, 90 डिग्री रोटेशन करेंगे, और हम जो फ्रिंज शिफ्ट हो रहा है उसका फार्मूला होता है n इक्वल टू डेल्टा अपॉन 2π, यानी जो ये है आपका ये फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस का वैल्यू इधर से कैलकुलेट करके जब रखोगे 2π/λ इंटू 2l इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये डिवाइड बाई 2π है तो यही नीचे मल्टीप्लाई 2π से हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल। तो ये कैलकुलेशन जब निकल के आएगा उसको आप देखेंगे तो ये आएगा 2l इंटू वी स्क्वायर अपॉन λ सी स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन निकल के आया, ये 2π से 2π पूरा कट गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये फ्रिंज शिफ्ट है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, मतलब उस मिरर को रोटेट करते हैं 90 डिग्री 45 डिग्री जो भी रोटेट कर रहे हैं, और रोटेशन करने के बाद हम इस फ्रिंज शिफ्ट को, जो फ्रिंज पैटर्न बन रहा है टेलीस्कोप में, उस फ्रिंज पैटर्न को हम देखेंगे और देखते हैं कि क्या उस फ्रिंज शिफ्ट होता है कि नहीं होता। मतलब ये विशेष प्रकार क्रॉस वायर होते हैं तो फ्रिंज ऐसे शिफ्ट होगा, मतलब हो सकता है यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि ये आपका ब्राइट है तो हो सकता है डार्क भी इधर हो जाए, मतलब फ्रिंज शिफ्ट होगा। उस फ्रिंज शिफ्ट को कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया जाएगा, देखिए मान लेते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एल की वैल्यू हम लेते हैं 11 मीटर ले रहे हैं, और वेलोसिटी ऑफ अर्थ यानी वी की वैल्यू 10⁴ ले रहे हैं, और लेमडा की वैल्यू 5500 एंगस्ट्रॉन। दोस्तों ये
जो 10⁴ c है ये किसकी वेलोसिटी है, ये अर्थ की वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे इसको 30 किलोमीटर पर सेकंड बोल दीजिए और चाहे आप इतना लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो अगर यहाँ पर हम रख करके सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू हमको जो भी मिलती है वो 0 पॉइंट हो सकता है 4 मिले, मतलब 0.44 मिलेगी। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा रख करके। तो कैलकुलेशन में आपको इतना फ्रिंज शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और जो माइकलसन ने अपना इंटरफेरोमीटर लिया था वो मतलब काफ़ी एक्यूरेसी उसकी बहुत अच्छी थी, 0.01 शिफ्ट को भी वो पहचान लेता कि हाँ फ्रिंज शिफ्ट हुआ। लेकिन बताइए 0.44 की शिफ्ट होनी चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट देखा गया तो ये जो क्रॉस वायर को जब बहुत ध्यान से टेलीस्कोप में देखा गया तो देखा गया भाई फ्रिंज शिफ्ट हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो ईथर का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं गलत ठहरता हुआ नजर आ रहा है, यानी एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है। अब दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट साल के अलग अलग महीनों, अलग अलग साल में 6 महीने 8 महीने में अलग अलग टाइम किया गया, लेकिन फिर भी कोई फ्रिंज शिफ्ट देखने को नहीं मिला। आप कहोगे सर अलग अलग महीने अलग अलग साल, मतलब भाई अलग अलग महीने में करेंगे तो हो सकता है लाइट की रिलेटिव वेलोसिटी अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो अलग अलग समय इसका एक्सपेरिमेंट किया गया और जो फ्रिंज शिफ्ट एक्चुअली आना चाहिए एक्सपेरिमेंटली वो नहीं आया। इसका मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंट है ये फेल हो गया। और लाइट की स्पीड 3×8 मीटर पर सेकंड होती है, ये कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलती। लाइट की स्पीड रिलेटिव नहीं होती कि आप c-v c+v कहें, ये सब गलत है। तो ये बाद में आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक कहानी सुना दिया। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा वीडियो। इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ये मरकरी का एक पूल था जिस पर फ्लोट करवाया गया था। अब सोच रहे होगे कि मरकरी की पूल पर ही क्यों फ्लोट करवाया गया, ताकि आसानी से क्या करें हम पूरे सिस्टम को रोटेट कर सकें 90 डिग्री 45 डिग्री जो भी रोटेट करना हो। तो ये था, अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।